ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट से पहले जब तक आप इसको क्रॉस नहीं कर रहे थे, मतलब क्रॉस करने के बाद कुछ समय में जाके इक्विलिब्रियम आ गया, दैट्स ग्रेट। लेकिन इस टाइम से पहले जो है आप देख सकते हो कि इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में, मतलब दो एक ही रिएक्शन है बट टेम्परेचर दो है, तो नीचे वाला जो है वो करस्पॉन्डिंग टू T1 टेम्परेचर है और ऊपर वाला जो है करस्पॉन्डिंग टू T2 टेम्परेचर है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ऊपर वाला में टेम्परेचर हाई था और वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन नहीं हो रहा, वहां पे रेट कांस्टेंट डिफाइन हो रहा है, इसीलिए उसकी वैल्यू क्या है, ऊपर है। बात समझ में आ रही है भाई? इस जोन में तो मैं क्या यस बात सर। कर रहा हूँ कि टेम्परेचर Yes. ज्यादा तो रेट कांस्टेंट ज्यादा, बट इस जोन में मैं बात करूंगा कीपिंग ली चैटलियर इन माइंड। क्या? या ली चैटलियर बोल सकते हो या टेम्परेचर इफेक्ट बोल सकते हो ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो टेम्परेचर इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहता है कि भाई अगर तुम्हारा रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक है तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो केसी की वैल्यू कम होगी। तो इसलिए तुम देख सकते हो जब टेम्परेचर ज्यादा है तो के की वैल्यू यहाँ कम है, परसेंटेज इल्ड कम है इसलिए के भी कम होगा, और परसेंटेज इल्ड ज्यादा का मतलब के ज्यादा, तो ये परसेंटेज वाई अगर ज्यादा है तो के भी ज्यादा होगा और के सी भी ज्यादा होगा, क्योंकि के तो सपोर्ट करेगा बिफोर इक्विलिब्रियम रिएक्शन को इल्ड होने में और के सी सपोर्ट करेगा आफ्टर इक्विलिब्रियम, आई मीन इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन को सपोर्ट करने में। तो वैसे केस में चूंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हायर टेम्परेचर विल हैव लेस केसी वैल्यू, मोर टेम्परेचर विल हैव, I mean, higher temperature will have less Kc value, low temperature will have high Kc value, and as we have high Kc value, more there will be percentage yield. बात समझ में आ गई? Yes, sir. Clear. बढ़ जाऊं आगे? अब यस सर। इस वाले में बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? इस जोन में देख सकते हो तुम, लो टेम्परेचर पे आपका रेट कांस्टेंट ज्यादा है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। यहाँ पे इस जोन में तो ठीक था बट इसके बाद इक्वल हो गया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो परसेंटेज इल्ड अलग अलग होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वो रिएक्शन फेवर नहीं हो रहा है लो हाई टेम्परेचर पे, और ये तो बिल्कुल गलत है। लो टेम्परेचर पे आप थ्रू आउट ज्यादा हो, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट कम हो, ऐसा नहीं होगा। लो टेम्परेचर पे पहले कम होगा बाद में ज्यादा होगा, एज पर दिस रिएक्शन। वही अगर मान लो वही अगर मान लो मेरा केस कुछ और होता, केस दूसरा होता, केस ये होता कि यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाता, तो ग्राफ कैसा होता? तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता तो मेरा ग्राफ ऐसा होता। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये अगर ये तुम्हारा हाई टेम्परेचर है, ये तुम्हारा लो टेम्परेचर है, ये परसेंटेज इल्ड है, और ये तुम्हारा टाइम, तो ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। तो जो ग्राफ मैंने पहले बनाया था, ऊपर T2 T1 था, वो सही था फॉर कौन सा प्रोसेस? एंडोथर्मिक। Reverse. एंडोथर्मिक। Hmm. तो अगर मान लो यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होता और वो बोलता कि बताओ क्या होगा, तो वो कभी भी इस ये वाला जो ऐसे करके बना के दे रखा है इन्होंने, तो वैसे ही करके यहाँ पे अगर दे रखा होता तो वो मान लो क्वेश्चन होता NH3 gives N2 + 3H2, तो फिर ग्राफ ऐसा होगा इस तरह का, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट भी ज्यादा और हायर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ज्यादा। ठीक है, परफेक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा तो इल्ड ज्यादा। परफेक्ट। आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. सर चलिए एक और क्वेश्चन करें। IIT 2018 एडवांस।
उन्होंने पूरा ऑप्शन सेट किया हुआ था, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। मतलब मैं निगेटिव पॉजिटिव के टर्म्स में बताना है आपको कि डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, और के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होगा या मोर देन 1 होगा। सर वाई एक्सिस पे क्या है ग्राफ में? अच्छा, टाइम ही है। वाई एक्सिस पे। कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, ए का कॉन्सेंट्रेशन, पी का कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन। ठीक। हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो आप देख सकते हो, टेम्परेचर जब हाई किया हमने, तो या तो टूटने की टेंडेंसी घट गई या बनने की टेंडेंसी घट गई। ऑब्वियसली टूटेगा कम तो बनेगा भी कम। दिख रहा है आप लोगों को? सर डेल्टा एच तो नेगेटिव है, और डेल्टा जी हम मतलब कौन से टाइम पे बताना है? डेल्टा जी कौन से टाइम पे बताना है? हाँ, मतलब सर क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो जीरो ही हो जाएगा हाँ, फ्री एनर्जी। बिल्कुल। डेल्टा जी, सॉरी डेल्टा जी लिखेंगे, डेल्टा जी नॉट। अब तो आएगा ना कुछ? हाँ, तो टेम्परेचर पता चलेगा। डेल्टा एक्स निगेटिव हो गया, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब के इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेस देन या मोर देन? अच्छा, एक बात बताओ, ए के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, इस जगह से। और पी के रेस्पेक्ट में इस जगह से। बोलो भाई। Yes, यस sir. सर। भाई इन दोनों ग्राफ को जब तुम क्लब करोगे तो ऐसा ही तो बनेगा। एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा। यही जोन पे इक्विलिब्रियम है ना तुम्हारा, यही तो है वो जोन। नहीं? यस सर। Yes, sir. अब आप सोचो कि जब हम इक्विलिब्रियम पे आए, तो भाई केसी की वैल्यू होती क्या है? पी बाय ए। इक्विलिब्रियम पे देखो तो पी की वैल्यू जो है वो 5 से क्या है, ज्यादा है? यस है कि नहीं? सर। और ए की वैल्यू जो है वो 5 से कम है। Come. तो एक 5 से ज्यादा मान लेते हैं, 10 ले लिया। एक 5 से कम मतलब 2 ले लेते हैं। तो ऊपर में 5 से ज्यादा, नीचे 5 से कम, तो कभी भी केसी क्या होगा, मोर देन 1 होगा। Yes, sir. आगे समझ में? ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, तुम कोई सा वैल्यू ले लो, एक ऊपर 5 से ज्यादा, तो मैं लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम concentration of P is more than 5 and concentration of A is less than 5। तो हमेशा P बाय A जो होगा वो क्या होगा, मोर देन 1 होगा। मतलब क्या हो गया, KC मोर देन 1 हो गया। अब अगर KC मोर देन 1 हो गया, तो हमें पता है डेल्टा जी हो गया, होता क्या है, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT लॉग KC। अब जब KC लिख दिया मैंने, तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 0। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होता है ना बेटा। यस सर। इससे क्या आ गया, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT। ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, आर निगेटिव हो सकता है, टेम्परेचर निगेटिव हो सकता है, और लॉग ऑफ समथिंग मोर देन 1 हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव।
तो ये पूरा पॉजिटिव और सामने नेगेटिव, तो क्या हो गया पूरा? Negative. तो डेल्टा जी क्या होगा? नहीं आया? सर नेगेटिव साइन ही जाएगा वो। नेगेटिव डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 हो गया ना भाई। क्वेश्चन था, उसके बाद ऑप्शन ऐसे लिखे हुए थे, 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था केस इक्विलिब्रियम मोर देन 1, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव। दूसरा ऑप्शन था, एक डेल्टा एस भी दे रखा था, बट वो अभी तुमको नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ नहीं पढ़ाया हुआ है थर्मोडायनामिक्स। ऐसे करके उन्होंने 4 ऑप्शन सेट कर दिए थे। तो आप लोग अगर, और जिसको डेल्टा एस के बारे में नहीं भी आइडिया होता ना, वो भी करके आया था बिकॉज ऑफ 3 चीजें हमें सही मिल रही थी, एक ही ऑप्शन था ऐसा। समझ में आया इसका सोल्यूशन की बताओ? नहीं आया? आ गया सर। सर हाँ इक्वेशन हाँ, से तो पॉजिटिव नहीं आ रहा है डेल्टा जी। हाँ, इक्वेशन से नीचे जहाँ आपने इक्वेशन लिखी है नीचे, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट उधर जाएगा तो नेगेटिव नहीं होगा। ओके। हाँ हाँ, प्लस आ गया ना, ये प्लस आ जाएगा ना, तो डेल्टा जी फिर मोर यस देन 1 हो जाएगा, मोर देन 0 हो जाएगा। सही है, सही, मोर देन 0 हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। ऑप्शन में भी ठीक कर लो। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा जी नॉट माइनस होता है कि प्लस होता है? अरे यार, सही है, माइनस ही आंसर होगा। मैंने इक्वेशन ही गलत लिख रखा है ना, इस कारण से। गड़बड़ लगी। ठीक है, तो इक्वेशन ही गलत लिख रखा है बेटा। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, ये होता है ना बेस का 10। मैंने इक्वेशन गलत लिख रखा है। आप लोग इक्वेशन सही कर लो, पहले आंसर सही था, क्योंकि मेरे दिमाग में इसलिए ऐसा आया बिकॉज ऑफ स्पॉन्टेनिटी आएगी ही नहीं ना भाई। उसको ठीक कर लो बस। मेरा तो पता कंफ्यूजन क्यों आया? कंफ्यूजन इसलिए आया बिकॉज ऑफ मेरे को ई नॉट वाला एक क्वेश्चन याद आ गया। ई सेल वाला होता है ना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 होता है ना उसमें, एनोड बाय कैथोड। यस सर, मस्ट इक्वेशन। वही वही, बढ़ जाए आगे। यस सर, क्लियर। चलो ठीक है, तो इसी के साथ टेम्परेचर इम्पैक्ट समझ में आ गया, काफी क्वेश्चन भी हमने कर लिए, प्रीवियस ईयर उठा लिया। अब हम लोग बात करते हैं, अब देखो ये मैंने 4 क्वेश्चन कराए, हो सकता है 5वां आ जाए एग्जाम में, तो सोचने का तरीका समझ में आ गया ना, कैसे आगे बढ़ना है सोच के। सर इसके पिछले क्वेश्चन में जो के का कंपैरिजन किया था वो एक बार फिर से देखो, आप जब यहाँ पर T2 मोर देन T1 लिखा हुआ है, तो हमें पता है इक्विलिब्रियम से पहले तो रेट कांस्टेंट डिफाइन हो रहा होगा। तो रेट कांस्टेंट तो बस किस पे डिपेंड करता है बताओ? एक ही बात पे डिपेंडेंसी है कि टेम्परेचर बढ़ा और रेट कांस्टेंट बढ़ता है, बताया था ना लास्ट क्लास में। बहुत चीख डेल्टा चीख एच के पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे? डेल्टा एच सब भूल गए, इसलिए बोलता हूँ बराबर से रिवाइज किया करो। बहुत चीख चीख के बोला था बे, नहीं बोला था क्या? इधर ही कहीं बताया था। हाँ देखो, नहीं ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात है, रेट कांस्टेंट के बारे में बोला ठीक तो है, याद था। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया याद आ गया। चिल्लड़, ये देखो, हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसलिए अलग से पढ़ाया था, और एक बात लिखाई भी थी इसमें कि टेम्परेचर जो है रेट कांस्टेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट पे।
लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ तो वही चीज क्या हो जाता है, वो डिपेंड करता है आपका रिएक्शन का डेल्टा एस कैसा है ना। अब तो समझ में आ गया अद्वैत्य। यस सर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला अगला इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर बहुत ही सरल है, सिंपल है। प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, तो एकदम देखो अभी क्या होता है ना, अपन इसके डिराइव करते रहते हैं, मैं कुछ डिराइव नहीं करूंगा, तुम्हारा ऐसे भी क्लास 12th का एग्जाम हो चुका है। एक चीज बस करेंगे, और तुम लोगों को शायद इतना तो पता ही होगा कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेल्टा एनजी की वैल्यू देखते हैं। मैं तो वो भी नहीं देखता, याद बात करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो सामने रिएक्शन आ गया, अब प्रेशर बढ़ा दिया हमने, तो क्या होगा, तो भाई प्रेशर अगर बढ़ा देंगे तो रिएक्टेंट साइड में 1 बढ़ेगा, प्रोडक्ट साइड में 2 बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर ये सबके सब गैस है, और मैं भी जो भी बात कर रहा हूँ सब होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ली चैटलेट प्रिंसिपल ओवर होमोजीनियस सिस्टम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेटेरोजेनियस सिस्टम, प्लीज कीप दिस इन माइंड। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सिंपली क्या होगा, तो भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, गैस के लिए लगा सकते हैं, और उससे हमको पता चल गया पी इक्वल टू सीआरटी, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन का। तो प्रेशर बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। अब ऐसा नहीं है कि कंटेनर के अंदर तो तीनों प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम पे तो तीनों प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ तीनों का कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पे तीनों प्रेजेंट है। जब इक्विलिब्रियम पे तीनों प्रेजेंट है तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सबका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, बिकॉज सबके सब गैस हैं। तो हमें पता चला कि भाई रिएक्टेंट साइड में 1 का बढ़ा, प्रोडक्ट साइड में 2 का बढ़ा। अब रिएक्टेंट साइड में कम हो गए, मतलब हो गया कम, सर कैसे हो गए, अरे विथ रेफरेंस टू, तो विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड कम हो गया। ऑल दो नेट सेंस में तो बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन सबका बढ़ा, बट इधर 1 बढ़ा इधर 2 बढ़ा। रिएक्शन कहाँ जाएगी बताओ नलिफाई करने के लिए, रिएक्शन कहाँ जाएगी नलिफाई करने के लिए, बैकवर्ड में। तो मतलब ये हो गया कि अगर तुम्हारा प्रेशर बढ़ाएंगे इस केस में, अब लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि भाई यहाँ पे डेल्टा एन जी जो है वो मोर देन 0 है, क्यों, बिकॉज ऑफ ये 1 ये 2, तो 2 गैस यहाँ है 1 गैस यहाँ है। डेल्टा एन जी होता क्या है, तो डेल्टा एन जी होता है एन ऑफ पी, मतलब मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट गैस वाले। तो यहाँ पर दिख रहा है मेरे को 2 - 1 वो 1 हो गया, पॉजिटिव है। डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव हुआ तो प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाती है। ये सब ऐसे समझाते हैं, लेकिन मैं ऐसे वैसे नहीं समझाता, मैं तो सीधा देख लेता हूँ प्रेशर बढ़ा तो इधर 1 बढ़ा इधर 2 बढ़ा, जहां कम बढ़ा उधर की तरफ रिएक्शन भागेगी ताकि वो इफेक्ट को नलिफाई कर पाए। तो चाहो तो तुम ऐसे लिख लो और सीधा लगा देना किसी भी एग्जाम में, अगर सबके सब गैस हैं तो क्यों इंक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्टेंट साइड में PCl5 विल इंक्रीज। आई मीन अब देखो यहाँ पे PCl5 हो या PCl3 और Cl2 हो, फर्क नहीं पड़ता मेरे को। क्यों? क्योंकि ये सबके सब मेरे लिए अब आइडियल गैस है। तो अगर सबके सब आइडियल गैस है तो आई डोंट केयर वेदर इट इज PCl5 आइडियल गैस और PCl3 आइडियल गैस। मेन तो ये है कि भाई रिएक्टेंट साइड में 1 आइडियल गैस बढ़ रहा है, प्रोडक्ट साइड में 2 आइडियल गैस बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए वो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। समझ में आ गया लक्ष्य? लक्ष्य यस आवाज सर, clear? क्लियर। ठीक है। वैसे अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, यस सर, क्लियर। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन आ गया N2 + 3H2 gives 2NH3, अब बताओ क्या होगा प्रेशर का इम्पैक्ट। तो प्रेशर बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, कहाँ पे बात कर रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम। हम अब जो भी बात कर रहे हैं सब इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं, सबके सब होमोजेनियस सिस्टम है, मतलब सबके सब गैस है, तो इक्विलिब्रियम पे हैं, सबके साथ प्रेजेंट थे, प्रेशर बढ़ाया, कॉन्सेंट्रेशन सबका बढ़ा। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो यहाँ पे 4 का बढ़ा, इस साइड में 4 का बढ़ा, इस साइड में 2 का बढ़ा, कहाँ कम बढ़ा भाई, प्रोडक्ट साइड में। तो रिएक्शन को क्या Yes. करना पड़ेगा, इफेक्ट को नलिफाई करना पड़ेगा, कहाँ जाएगा वो, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। आगे समझ में। अब इसको ऐसा लिखाते हैं कि भाई जब डेल्टा एन जी लेस देन 0 हो, देखो लेस देन 0 वाला केस है, 2 - 4 मतलब निगेटिव हो गया, तो भाई प्रेशर बढ़ाने से RF की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखाता, मैं ना समझाता हूँ, मैं तो सीधा से लगा देता हूँ और सब सारे सही हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा होता है कि अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है H2 + I2 gives 2HI, सबके सब गैस हैं, ये भी गैस ये भी गैस ये भी गैस, अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो आंसर है नो इफेक्ट। तो इफेक्ट होगा भाई, यहाँ भी 2 बढ़े नो सर। और यहाँ भी 2 का बढ़ा, तो बताओ नेट इफेक्ट क्या हो गया।
नील बेटा, नील बेटा, सन्नाटा। सन्नाटा। नोइंग। तो शर्म आती है बोलने में सर, सन्नाटा बोलने में शर्म आती है। बढ़े आगे। यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखो, आप लोगों को इक्विलिब्रियम के ग्राफ तो पता है ना, क्योंकि मैं थोड़ा ली चैप्टर में ग्राफ भी डिस्कस करूंगा, तो मैं कुछ ग्राफ ऐसे लिख देता हूँ, ऑल्दो ये सब आपको पता होगा, बट फिर भी आप मुझे बताना कौन सा इक्विलिब्रियम है कौन सा नहीं है। मैं टाइम तुम्हारा इसमें ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे थोड़ा सा आइडिया चाहिए तुम्हें आता है कि नहीं है। ये तुम्हारा ये तुम्हारा रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और ये मैंने ऐसे बना दिया। आपको बताना है इक्विलिब्रियम ग्राफ है कि नहीं है। ये भी रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और ऐसे ये भी तुम्हारा रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। फिर उसके बाद चौथा रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। पांचवा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। बहुत बना दिया, बताओ सर 2348 गलत है। क्या 2348 गलत है। पहला होगा। हाँ। यस सर। 4 गलत, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है, 4 भी गलत है, और 8। 8। अच्छा, और कोई? चलो 1 to 1 रीड करते हैं। फर्स्ट तो सही है, बाय रेट सेम हो गया ना। ये फॉरवर्ड था, ये बैकवर्ड है, भाई रेट सेम हो गया ना यहाँ पे बनना और बिगड़ने का। यस सर। दूसरा वाला सही नहीं है, क्यों? ऑल्दो बहुतों को लग रहा होगा ये भी सही है, बिकॉज बट ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल नहीं है, तो ये गलत है। यहाँ भी सही इक्वल नहीं है, कहीं भी किसी एक पॉइंट पे इक्वल है, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इक्विलिब्रियम आया होगा बस। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस इक्विलिब्रियम तो आया है, लेकिन इक्विलिब्रियम है नहीं यहाँ पर। यहाँ भी इंस्टेंटेनियस इक्विलिब्रियम आया है, बट इक्विलिब्रियम है नहीं यहाँ पर। इस वाले केस में कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है। अब अगर आप देखो तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम ऑलवेज डिनोट्स व्हाट? इक्विलिब्रियम, इजंट इट? बताया था ना मैं। मैंने क्या बोला? कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे, कांस्टेंट रेट नहीं चाहिए, रेट इक्वल चाहिए।
फिर से बोल देता हूँ, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होता है, रेट मस्ट बी इक्वल, उसमें कोई अताकानी नहीं, रेट मस्ट बी इक्वल नॉट कांस्टेंट, मुझे कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं चाहिए, और कॉन्सेंट्रेशन आइदर क्या, इक्वल और क्या, कांस्टेंट, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन या तो इक्वल हो जाए और वो कांस्टेंट हो जाए, या थ्रू आउट कांस्टेंट रहे, इक्वल ना भी रहे चलेगा। यहाँ पे देखो इक्वल भी है और कांस्टेंट भी है, चल गया काम, चल गया काम। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे क्या लग रहा है देख के कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, नहीं दो प्रोडक्ट हैं और एक रिएक्टेंट है। अब उन दोनों प्रोडक्ट में भी एक प्रोडक्ट ऐसा है जो पहले से ही प्रेजेंट था, जैसे मैंने बोला N2 प्लस 3H2, नहीं NH3 गिव्स, ये वाला केस है इसका, ये वाला केस है, NH3 टूटा और बनाया N2 प्लस 3H2। तो यहाँ पर ऐसा है, मान लो ये H2 है और नहीं, ये वाला H2 है और ये वाला मान लो नीचे वाला N2 है और ये मान लो NH3 है। तो ये जो N2 है ये पहले से प्रेजेंट नहीं है, ये जीरो था, बट H2 पहले से प्रेजेंट है और टूटने के बाद और बन गया तो और बढ़ गया, और कुछ समय के बाद जाके इक्विलिब्रियम पे आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। तो ये इसका केस है कि एट टाइम t इक्वल टू जीरो, लेट्स सपोज ये A प्रेजेंट है, ये जीरो प्रेजेंट है और ये मान लो B प्रेजेंट है, तो ये तुम्हारा A हो गया, ये तुम्हारा B हो गया और ये तो जीरो। आ गया समझ में? यस सर। चलो यस सर। अगला वाला जो है वो भी सही है लक्ष्य, ये भी बना रहा है इक्विलिब्रियम। सर कैसे? ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये क्या हो रहा है पता है तुमको, ये हो रहा है कोई सॉलिड ऐसा है जो टूट रहा है और दो गैस बना रहा है, जैसे कि NH4 COO NH2, जब टूटता है तो क्या बनाता है, CO2 प्लस अमोनिया। तो इसका केस है, तो ये सॉलिड था, कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये क्या है, आया समझ में? सॉलिड का यस कॉन्सेंट्रेशन सर। कांस्टेंट लेते हो ना भैया, तो ये कांस्टेंट रह गया थ्रू आउट, बट ये दोनों बन रहे हैं। तो ये भी इक्विलिब्रियम है बट नॉट होमोजेनियस। ये कौन सा इक्विलिब्रियम बताओ, हेट्रोजेनस। क्लियर है? ये भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट है, आई मीन दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, जैसे कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। परफेक्ट, ये होगा, हाँ हो जाएगा, रेट सेम हो गया ना, बोलते ही नहीं है। यस यस सर। सर। यस सर। बस 2 3 4 नहीं था, बाकी सब है। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा मीटिंग भी अबाउट टू एंड, लेकिन तुरंत आ जाएगा मीटिंग तुम्हारे पास। क्वेश्चन भेजूंगा फटाफट, जल्दी जल्दी। यस सर। लक्ष्य आज तो ठीक लग रहा है ना तुमको? है यस जी? सर, आज सही। मेरे को पता है कल क्या बोल रहे हैं, तो सर पता है बच्चे इतना सारा क्वेश्चन, वो मास्टर लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। क्या बता रहे हो? क्या? चलो देखो यहाँ पे, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये तुम्हारा ओल्ड इक्विलिब्रियम है। फिर एट ओल्ड इक्विलिब्रियम हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो फिर बन गया C1 डैश, C2 डैश, C3 डैश। ये है तुम्हारा न्यू इक्विलिब्रियम। पहला ऑप्शन C1 मोर देन C2, सॉरी C1 मोर देन C1 डैश। C1 को C2 से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, भगवान नहीं है हम। दूसरा C1 डैश इज मोर देन C1। C3 डैश मोर देन C3। D C2 डैश मोर देन C2। बतावें?
लक्ष्य भैया। सर बी तो हो गई, हम्म, सी डी भी होने चाहिए वैसे तो। नेट तो इंक्रीज ही आएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो उनको भी इंक्रीज तो करना ही पड़ेगा केपी मेंटेन रखने के लिए। और कोई? चलो एक काम करते हैं, मोल भी दे दिया इसका। ठीक है, ए बी सी, प्रेशर को इंक्रीज किया है ना हमने। बताओ। चलो यहाँ पे सब देखो। अब क्या है कि जो भी मतलब बात बोली है लक्ष्य ने, वो बात बिल्कुल लॉजिकल है। और जब आप कभी भी प्रेशर को बढ़ाते हैं किसी इक्विलिब्रियम पे तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो कंसंट्रेशन एक किसी का नहीं बढ़ता, जैसे मैंने बताया था सबका बढ़ता है। मतलब C1 का भी बढ़ेगा, C2 भी बढ़ेगा, C3 भी बढ़ेगा, और फिर वो डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब होने के बाद फिर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर मान लो मैंने इनिशियल कंडीशन पे केसी डिफाइन करा जब ओल्ड इक्विलिब्रियम चल रहा था, ये C3 इंटू C2/C1 है। और जब हमने बाद में इक्विलिब्रियम डिफाइन करा तो आया C3-C2-/C1। तो जब हमने इसको छेड़ा था, छेड़ने के बाद बीच में एक स्टेज आया होगा, जिस स्टेज में 100% क्या हुआ होगा, कॉन्सेंट्रेशन सबका बढ़ा हुआ मिला होगा। कॉन्सेंट्रेशन सबका बढ़ा हुआ मिला होगा। तो C1 से मान लो ये C1 डबल डैश बन गया, ये C2 से मान लो C2 डबल डैश बन गया, और ये C3 से मान लो C3 डबल डैश बन गया। ये क्या है? ये डिस्टर्ब्ड है। अभी हम दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं किए हैं। फिर हमने कैसे भी करके ली चैटलेट प्रिंसिपल लगा के इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कर लिया, और फिर हमारा मिल गया C1-C2-C3, जो कि अब नए इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये ध्यान रखना, ये जो डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम है इसके करस्पॉन्डिंग तुम Q डिफाइन कर सकते हो, बट K डिफाइन नहीं कर सकते। और इसके इक्विलिब्रियम, इसके करस्पॉन्डिंग तुम K डिफाइन कर सकते हो। तो होता क्या है कि जब एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो ऑब्वियसली हमें पता चल गया डिस्टर्बेंस कैसा होगा। इधर 2 बढ़ेंगे, यहाँ पे 1 बढ़ेगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्या एग्री करते हैं सब लोग? इधर 2 हाँ सर। बढ़ेगा, इधर 1 बढ़ेगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब जैसे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो वैसे केस में जो C2 डैश है यहां से अब घटना शुरू होगा और बनेगा C1 डैश, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गई। ध्यान रखना, C2 डबल डैश से घटेगा, नॉट कि C2 से। C2 से तो बढ़ा है, अभी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, ये बढ़ा है, सबका बढ़ा है, बिकॉज प्रेशर तुमने इंक्रीज किया है, वो सबका बढ़ेगा। लेकिन अब चूंकि रिएक्शन बैकवर्ड में गई तो अब C2 डबल डैश से C2 डैश पे आने के लिए कॉन्सेंट्रेशन घटेगा और इसका फर्दर बढ़ेगा। अब सुनना ध्यान से, C2 से जब C2 डैश पे डबल डैश पे गए तो जो बढ़ा हमें, फिर जब C2 डबल डैश से C1 पे जाएंगे, C2 डैश पे जाएंगे, तो हम फिर वापस घटा के C2 डैश पे नहीं आएंगे, आई मीन C2 पे नहीं आएंगे। मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। जैसे मान लो PCl5 था, ये दिया PCl3 प्लस Cl2, मान लो इसका 10 है, इसका 15 है, इसका मान लो 12 है, पुराने इक्विलिब्रियम पे। फिर हमने डिस्टर्ब करा तो मान लो ये 12 से 20 हो गया, ये 10 से मान लो 25 हो गया, और ये मान लो 12 से 15 से मान लो 30 हो गया। फिर जब रिएक्शन बैकवर्ड में गई बिकॉज ऑफ प्रेशर इंपैक्ट, हमने देखा ड्यू टू ली चैटलेट प्रिंसिपल लगा के, तो हमने क्या देखा, ये 25 से घटेगा लेकिन ये 10 पे नहीं जाएगा, ये मान लो 15 पे जाएगा। ये 30 से घटेगा बिकॉज रिएक्शन कहाँ गई है, बैकवर्ड में गई है, 30 से घटेगा और 15 पे नहीं जाएगा, मान लो ये 20 पे जाएगा। और ये 20 से अब फिर बढ़ेगा बिकॉज ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है, तो ये 20 से मान लो 30 हो गया। तो अगर आप देखोगे तो तुम्हारा जो ये मतलब डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर भी बढ़ा, न्यूमरेटर भी बढ़ा अपने सेंस में, पुराने से अगर कंपैरिजन करें तो। अगर मैं इनिशियल से कंपेयर करूं तो सारे के सारे बढ़े हैं, जबकि रिएक्शन बैकवर्ड में गई थी फिर भी सारे के सारे नेट रिजल्ट हमको बढ़ा हुआ ही मिल रहा है। और इसलिए ऐसा मिल रहा है ताकि मैं केसी को कांस्टेंट रखूं। केसी क्या होता है?
दिस बाय दिस। तो अगर ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है तो इनको भी बढ़ना पड़ेगा, तभी हम रेशियो कांस्टेंट कर सकते हैं, अदरवाइज रेशियो कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों का दिमाग क्या होता है, सर रिएक्शन बैकवर्ड में गई तो ये कॉन्सेंट्रेशन घट जाएंगे और ये बढ़ जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? अगर ये बढ़ जाए, घट जाएगा और ये बढ़ जाएगा तो वैसे केस में केसी कांस्टेंट रह ही नहीं सकता। तो इसीलिए घटना बढ़ना जो होता है वो बाद में होता है, पहले तो पहले बढ़ना बढ़ना होता है, फिर एक घटेगा, दो घटता है, एक बढ़ता है, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है। मतलब ये हो गया कि हमने इसको भी नेट सेंस में बढ़ाया है, C3 बढ़ा हुआ है, C2 बढ़ा हुआ है और C1 डैश बढ़ा हुआ है। तो नेट सेंस में सबके सब बढ़े ही हैं। तो अगर सब बढ़ेंगे तो नेट सेंस में क्या होगा, केसी क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इसी कारण से केसी इक्वल टू केसी डैश मेंटेन हो पाएगा, नहीं तो मेंटेन ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगर हमने ऐसा देख लिया रिएक्शन बैकवर्ड में गई तो C2 C3 घटेगा, C1 बढ़ेगा, ऐसा नहीं। C2 C3 के रिस्पेक्ट में बात ही नहीं करेंगे, बीच में तो सबका इक्विलिब्रियम, सबका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, फिर इनका घटा और इनका बढ़ा। लेकिन ये फिर से वापस घट के वही पुराने वे पे नहीं जाएगा, मतलब ये वापस 25 से घट के 10 पे नहीं जाएगा, 15 पे रहेगा। ये 30 से घट के 20 पे 30 से घट के 15 पे नहीं जाएगा, 20 पे रहेगा। मैं एक रैंडम नंबर दे रहा हूं समझाने के लिए, ताकि केसी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्लियर है सबको? यस यस सर। तो केसी वुड रिमेन कांस्टेंट, दोनों तरफ बढ़ेगा तो मैं बोल सकता हूं सबका कॉन्सेंट्रेशन नए इक्विलिब्रियम पे हमें बढ़ा हुआ ही मिलेगा, किसी का घटा हुआ नहीं मिलेगा। और भाई अगर प्रेशर घटाता तो सबका घटा हुआ ही मिलता। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा, यस सर। C1 डैश मोर देन C1, C3 डैश मोर देन C3, C3 डैश मोर देन C3। एकदम सीधा शॉर्टकट लगा लो, प्रेशर बढ़ाओगे सबका बढ़ेगा, प्रेशर घटाओगे सबका घटेगा। अब वो चाहे डेल्टा एन जी मोर देन 0 हो लेस देन 0, डजंट मैटर। और इसीलिए इसको अनस्टेबल बोलते हैं, बिकॉज हम फिर से वापस पुराने अपने स्टेट पे ना आ पाए। हम 12 से 30 पे पहुंच गए, हम 10 से 15 पे पहुंच गए, हम 15 से 20 पे पहुंच गए, इसलिए हम इसको बोलते हैं पार्शियल कंपनसेशन। कंपनसेट तो किया 30 से 20 जाके, लेकिन पूरा कंपनसेट नहीं हो पाया। अगर ये 30 से 15 पे आया था, ये 10 से 15 पे, 25 से 10 पे आ जाता, ये 20 से 12 पे आया था, तो हम बोलते कंप्लीट कंपनसेशन हुआ। लिंक खत्म होने वाला है, मैं दोबारा भेजता हूँ, ठीक है बेटा? तुरंत ज्वाइन करना। ये 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? 5 मिनट का ब्रेक लेके देता हूँ लिंक। ओके सर।